बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैस वेरिएशन एंड देन एनर्जी मैस रिलेशनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थर्ड रिजल्ट मैस वेरिएशन एंड देन एनर्जी मैस रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मैस वेरिएशन को। डियर स्टूडेंट, मैस वेरिएशन में आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मैस एक वेरिंग क्वांटिटी है, विच मीन्स कि मैस एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है या स्लो मूविंग है तो उसका मैस जब वो फास्ट मूविंग होगा उसके कंपैरिजन में डिफरेंट होगा। इस मैस वेरिएशन को जब स्टूडेंट्स आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में फौरन ही एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा से ये पढ़ा कि मैस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फिर मैस वेरिएशन के इस थर्ड रिजल्ट का क्या मतलब है? क्या अब हम ये कहना शुरू कर सकते हैं कि मैस एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, मैस एक वेरिएबल क्वांटिटी है? तो डियर स्टूडेंट, ये एक गलत परसेप्शन है। डियर स्टूडेंट, मैस एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही है, लेकिन अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर पढ़ें तो यकीनन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइंस्टाइन ने जब मैस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब ये था कि मैस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को कहा जाता है, और इनर्शिया एक रेजिस्टिव बिहेवियर है। तो यहाँ पर मैस इज अ वेरिंग क्वांटिटी, इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैस का जो एक रेजिस्टिव बिहेवियर है वो रेजिस्टिव बिहेवियर वेरिएबल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा हो तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर विच मीन्स इनर्शिया वो कम होगा, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई वेलोसिटीज के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे तो फिर उसका इनर्शिया, जिसे आप कहेंगे उसका रेजिस्टिव बिहेवियर, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आइंस्टाइन ने इस मैस वेरिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए जो फार्मूला दिया था वो था m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c² अंडर रूट। इसमें m0 को कहा गया रेस्ट मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट और m को कहा गया रिलेटिविस्टिक मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसमें v है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को समझने से पहले हम थोड़ा न्यूटन लॉज की हेल्प से इनर्शिया के बिहेवियर को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में कई दफा पढ़ा कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रेजिस्टिव बिहेवियर होता है। पहले हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हों तो फिर मैस और इनर्शिया को आप किस तरह लिंक करते हैं। डियर स्टूडेंट, सपोज करें कि अगर आपने इस बच्चे को पुश करना है तो ऑब्वियसली मैस विच मीन्स इनर्शिया वो कम है, तो आपको बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी और आप इसको मूव कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप इस पर्सन को मूव करें तो अब आप ऑब्वियसली सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए इस पर्सन को चाइल्ड के कंपैरेटिवली पुश करना या मूव करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस पर्सन का इनर्शिया जो कि है रेजिस्टिव बिहेवियर वो बहुत ज्यादा होगा। सो जब मैस कम हो तो रेजिस्टिव बिहेवियर कम होता है, और जब मैस ज्यादा हो तो उसका इनर्शिया यानी रेजिस्टिव बिहेवियर भी ज्यादा होता है। ये तो था कि अगर रेस्ट पर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका इनर्शिया कैसे एक रेजिस्टिव बिहेवियर जनरेट करता है। अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग हो तो फिर क्या होगा। सपोज करें कि आप एक बाइक पर, जो कि एक स्लो मूविंग बाइक है, मूव कर रहे हैं और आपको एकदम कहा जाता है कि स्टॉप, तो आप ऑब्वियसली स्लो मूविंग बाइक पर हैं तो आपके लिए रुकना आसान होगा, आप फौरन रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका बाइक बहुत फास्ट मूविंग बाइक है और आपको एकदम ऑर्डर दिया जाए स्टॉप, तो आपके लिए, आपने तो ब्रेक्स लगा दी लेकिन आपका बाइक रुकेगा नहीं, कुछ इस तरह स्लिप हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। यहां आपने ऑब्जर्व किया कि अगर ऑब्जेक्ट स्लो मूविंग है तो उसका रेजिस्टिव बिहेवियर कम होता है, उसे रोकना
आसान होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसका इनर्शिया या रेजिस्टिव बिहेवियर ज्यादा होता है और उसे रोकना उतना ही मुश्किल हो जाता है। यहां पर बाइक और पर्सन का क्वांटिटी ऑफ मैटर कहीं चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनका रेजिस्टिव बिहेवियर स्लो एंड फास्ट मोशन में डिफरेंट था। सो आपने देखा कि किस तरह स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग या रेस्ट पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के रेजिस्टिव बिहेवियर एक दूसरे से वेरी करते हैं। अब इसी इनर्शिया या रेजिस्टिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं न्यूटन लॉज की। डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि न्यूटन लॉज उन ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड हैं जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की, जो ऑब्वियसली आइंस्टाइन की मैकेनिक्स है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्यों हमें फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स में न्यूटन लॉज वायलेटेड नजर आते हैं और हमें हेल्प लेनी पड़ती है आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ है F = ma और इसके अकॉर्डिंग F/a = m, जो कि एक कांस्टेंट है। इसमें F और A एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अगर फोर्स और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल ना हो तो फिर F/a इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि F/a रेशो जब तक एक कांस्टेंट फैक्टर जनरेट नहीं करेगा, आपके राइट हैंड साइड पर मौजूद m भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। मैं रिपीट कर देती हूं, हम हेल्प लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की, जो कि ये कहता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और इस प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से F/a किसके इक्वल है? एक कांस्टेंट के, जिसे हमने मैस यानी स्मॉल m से इंडिकेट किया है। अब हम ये देखेंगे कि क्या फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं। सपोज करें कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस वक्त रेस्ट पर है, आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्वियसली चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेट होगा और आप जितनी फोर्स लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की। सपोज करें ये एक कार है। अगर ये कार इनिशियली स्लो मूव कर रही है तो आप जितना इसको एक्सेलरेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फोर्स इंजन लगाएगा और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ये कार बहुत ही हाई वेलोसिटी को अप्रोच कर लेती है तो फिर फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहते। होता यह है डियर स्टूडेंट कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली जब वो स्लो मूविंग होता है तो तब जब आप फोर्सेस लगाते हैं तो उसमें वेलोसिटी चेंज होती जाती है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता जाता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट ऐसी आती है जब आप उस पर मजीद फोर्स लगाएं भी तो उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी उस रेशो से नहीं आती जिस रेशो से आनी चाहिए। आप फोर्स ज्यादा लगा रहे होते हैं लेकिन उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी कम आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी कम होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली जब आपका ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलना शुरू कर देता है तो इस केस में आप फोर्स लगाते भी हैं तो फिर भी उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी मजीद नहीं आएगा। जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर अगर हम इस इक्वालिटी में जाएं जो कि है F/a = m which is a constant। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी इसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दे तो अगर आप उस पर फर्दर फोर्स भी लगाएंगे तो वो मजीद वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा और जब वो चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो।
सो जब आप इस इक्वालिटी में एक्सेलरेशन को 0 पुट करेंगे तो F/0 इक्वल्स टू m, तो आपके पास m क्या बन जाएगा, m ऑब्वियसली इन्फिनिट आ जाएगा। अब यहां पर m इन्फिनिट होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मैस में कोई ह्यूज अमाउंट कैरी कर लेगा। यहां इसका मतलब ये है कि उस मैस का रेजिस्टिव बिहेवियर इन्फिनिट हो जाएगा, यानी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इनर्शिया वो कैरी करेगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट स्लो मूविंग हो तो आप फोर्स लगाएंगे तो उसी रेशो से एक्सेलरेशन आएगा और आपका F/a कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग होंगे तो आप फोर्स जितनी लगाएंगे उस रेशो से चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा और उस रेशो से एक्सेलरेशन नहीं आएगा। सो F/a में आपके पास a की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। जब a की वैल्यू कम होगी तो मैस जो कि राइट हैंड साइड पर है और मैस और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो a जैसे जैसे कम होता जाएगा मैस उसी रेशो से इंक्रीज होता जाएगा। और अल्टीमेटली अगर आपका ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलना शुरू कर दे तो अब अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे भी तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा। सो जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जैसे ही एक्सेलरेशन इस इक्वालिटी में 0 हुआ तो मैस क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये वो बिहेवियर है जो कि मैस वेरिएशन के साथ लिंक्ड है। एक्चुअली मैस वेरिएशन एक रेजिस्टिव बिहेवियर की वेरिएशन, जैसे आप इनर्शिया की वेरिएशन कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट पर ऐसा क्यों होता है। तो डियर स्टूडेंट, हर ऑब्जेक्ट की एक स्पीड लिमिट होती है। जिस तरह आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रोड साइड्स पर आपको स्पीड लिमिट मिलती है। समटाइम ये स्पीड लिमिट होती है 40, समटाइम 60, समटाइम 100। सो डिफरेंट आपको स्पीड लिमिट्स नजर आती हैं। इसी तरह आपकी इस यूनिवर्स में स्पीड की भी एक लिमिट है, जिसे आप फिजिकल बैरियर ऑफ दिस यूनिवर्स कह सकते हैं, और वो लिमिट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस लिमिट से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में स्पीड गेन नहीं कर सकता। सो इस फिजिकल बैरियर को क्रॉस ना करने की वजह से ऑब्जेक्ट्स पर जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ हायर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आप वो हायर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स पर न्यूटन सेकेंड लॉ की फोर्स और एक्सेलरेशन की इक्वालिटी इंप्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आती। सो वो ऑब्जेक्ट जो हायर वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं वहां पर न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होंगे, वहां हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मैस वेरिएशन का आइंस्टाइन का फार्मूला, जो कि ये था। अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले में मैस वेरिएशन का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस फार्मूले में मैस वेरिएशन को ऑब्जर्व करें तो आपके दिमाग में इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। सपोज करें कि इसमें जो v का फैक्टर है उसे हम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर लेते हैं, यानी v को हम c से रिप्लेस कर लेते हैं। इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट अब स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है, तो क्या हमने जो न्यूटन लॉज के हेल्प से मैस इज इन्फिनिट ऑब्जर्व किया था, क्या वही चीज हमें इस फार्मूले में भी मिलती है या नहीं। जैसे ही आप v को c के इक्वल पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में बनेगा 1 - c² c²। c² से कैंसिल हुआ तो बना 1 - 1, और ये ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। सो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिट, और ये इन्फिनिट मैस की वैल्यू इंडिकेट करती है इन्फिनिट इनर्शियल बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is moving with very high speed, which is speed of light. Dear student, आपने देखा कि किस तरह फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का रेजिस्टिव बिहेवियर, which means inertia, which means mass, खुद को चेंज करता है।
सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि मैस वेरिएशन किस तरह स्पीड के साथ लिंक होती है। अब हम आज का दूसरा टॉपिक जो कि है एनर्जी मैस रिलेशनशिप, उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि एनर्जी और मैस बेसिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन आइंस्टाइन की जो एनर्जी मैस इक्वेशन है वो है E = mc², और ये इक्वेशन ये कहती है कि मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस। डियर स्टूडेंट, अगर हम एक बहुत ही क्रूड सी एग्जांपल लें कि मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो इसकी बहुत ही रफ सी नॉन साइंटिफिक एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, सपोज करें आपने एप्पल को बाइट किया, तो आपने मैस को इनटेक किया, और ये मैस आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ये मैस ऑब्वियसली आपके बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये मैस कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। डियर स्टूडेंट, ये तो एक बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जी मैस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करें तो इसे ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम एटॉमिक वर्ल्ड में जाएं जहां पर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या डिफरेंट रेडिएशन से रिलेटेड एनर्जी और मैस के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करें, तो वहां पर आपको एनर्जी मैस रिलेशनशिप नजर आता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसी चैप्टर 19 में जो दो टॉपिक्स हैं, पेयर प्रोडक्शन और इनहिलेशन ऑफ मैटर को सुने, तो उसमें पेयर प्रोडक्शन बेसिकली एनर्जी इनटू मैस कन्वर्जन से रिलेटेड है और इनहिलेशन ऑफ मैटर रिलेटेड है मैटर इनटू एनर्जी कन्वर्जन से। सो अगर आपने इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स को सुने तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसी इक्वेशन को अपनी डेली लाइफ और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करके देखते हैं। सपोज करेंगे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका रेस्ट मैस है m0 और इस टाइम इसकी एनर्जी है E0, और इसे हम इंडिकेट करेंगे E0 = m0 c²। अब अगर ये ऑब्जेक्ट एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टिव बिहेवियर, इनर्शिया विच मीन्स मैस, वो हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा, और वो चेंज्ड मैस हम इंडिकेट करते हैं m से, और इस मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी हो जाएगी E = mc²। इन दोनों सिचुएशन में अगर हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करें तो एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन होगी ये, जिसको आप कहेंगे E - E0 विच इज इक्वल टू mc² - m0 c²। c² आपने कॉमन लिया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई m - m0 c², और m - m0 ऑब्वियसली चेंज इन मैस को इंडिकेट कर रही है। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हुई, डेल्टा E = डेल्टा mc²। यहाँ पर हम चेंज ऑफ मैस और चेंज ऑफ एनर्जी को अगर लिंक करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज होगी, डेल्टा E/c² = डेल्टा m। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपने बात पूरी तवज्जो से सुननी है। यहाँ ये इक्वेशन ये कह रही है कि चेंज इन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मैस, यानी जितना चेंज इन एनर्जी आएगा उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में चेंज इन मैस भी आएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को देखें तो वो है c², जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये बड़ा फैक्टर इस पूरे फैक्टर को एक स्मॉल वैल्यू में चेंज कर रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस इक्वेशन को अपनी रूटीन लाइफ यानी डेली लाइफ में होने वाले एनर्जी चेंजेस से लिंक करें तो हमारी डेली लाइफ में जो एनर्जी चेंजेस यानी डेल्टा E का जो फैक्टर हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व है, ये फैक्टर बहुत ही स्मॉल फैक्टर है। सो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर डेल्टा E एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में मौजूद c² इस पूरे फैक्टर को एक बहुत बहुत स्मॉल फैक्टर में कन्वर्ट करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि डेल्टा m की वैल्यू एक बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी,
और ये वैल्यू रूटीन लाइफ में इतनी छोटी होती है कि इसे ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, इसे कैलकुलेट करना भी नामुमकिन हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस बहुत छोटे होने की वजह से जो चेंजेस इन मैस आते हैं ऑब्जेक्ट के, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होते। लेकिन अगर हम इसको एटॉमिक वर्ल्ड में लेकर जाएं, जहां आपको अगर मैं कहूं कि आप डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करें, तो वहां पर आने वाले एनर्जी चेंजेस बहुत ह्यूज एनर्जी चेंजेस होते हैं। और इन ह्यूज एनर्जी चेंजेस की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद डेल्टा ई का फैक्टर भी उसी रेशो से बहुत बड़ा हो जाता है। जब डेल्टा ई की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर एक बिगर वैल्यू जनरेट करता है, जिसकी वजह से डेल्टा एम को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। सो जब आप चैप्टर नंबर 21 को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस डेल्टा एम को जब मैस डिफेक्ट की फॉर्म में स्टडी करेंगे रिलेटेड टू एटॉमिक वेरिएशन इन एनर्जी एंड मैसेस, तो वहां पर ये वैल्यूज आप फिर कैलकुलेट भी कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जो एनर्जी और मैस का रिलेशनशिप है उसे रूटीन लाइफ में अगर आपने एनर्जी के चेंज से मैस चेंज को ऑब्जर्व करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर आप एटॉमिक लेवल पर जाएं, वहां पर एनर्जी के चेंज से मैस चेंज को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो ये वहां पर पॉसिबल है। और दूसरा डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि अगर आपने मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, इसको ऑब्जर्व करना है तो आप फिर पेयर प्रोडक्शन और इनहिलेशन ऑफ मैटर के टॉपिक्स को सुने, तो वहां पर आपका इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह जब ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं तो उनका रेजिस्टिव बिहेवियर, इनर्शिया का बिहेवियर जिसे हमने लिंक किया मैस वेरिएशन के साथ चेंज हो जाता है। और आपने ये भी देखा कि एनर्जी और मैस किस तरह हमारी रूटीन लाइफ में और एटॉमिक वर्ल्ड में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैस वेरिएशन एंड एनर्जी मैस रिलेशनशिप। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद रिलेटिविटी से रिलेटेड बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।